योर फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसका मीनिंग हुआ बिजनेस की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीनिंग एंड टाइप्स, difference between business, profession and employment, non-economic activities meaning, types, difference between economic and non-economic activities, concept and characteristics of business, objectives of business, economic, social, individual, role of profit, classification of business activities, industry, commerce, industry meaning, types, commerce, trade, auxiliaries to trade. Your chapter is going to start now. Introduction. The chapter is divided into two sections. ये chapter दो sections में बटा हुआ है. Section first deals with the history of trade and commerce in ancient India. जो section first है वो डील करता है ट्रेड और कॉमर्स जो कि प्राचीन भारत में रहा है उसके इतिहास से. सेक्शन सेकंड डील करता है बिजनेस के कॉन्सेप्ट, नेचर और पर्पस से. अब हम जानेंगे सेक्शन फर्स्ट के बारे में. उसमें फर्स्ट हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार और वाणिज्य का इतिहास. इंडिया हैज़ हिमालयाज इन द नॉर्थ. भारत में क्या है? जो हिमालय है वो नॉर्थ में है और वो साउथ में वाटर से बॉर्डर्ड है. इंडिया गॉट कनेक्टेड टू adjoining फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स लीडिंग टू सिल्क रोड. इंडिया जो है वो एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज से कनेक्टेड है. किसके थ्रू? जो रोड्स हैं उनके नेटवर्क से, और जो कि लीड करते हैं सिल्क रूट को. जो मैरिटाइम रूट्स हैं वो लिंक्ड हैं ईस्ट और वेस्ट से. किसके थ्रू? सी के थ्रू. एंड वर यूज्ड फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज स्पाइस रूट. और वहाँ पर जो ट्रेडिंग के लिए स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है उन्हें हम स्पाइस रूट बोलते हैं. जो प्रोग्रेस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड की प्राचीन भारत में वो डेवलप्ड हुई है किसके थ्रू? वेल्थ के फ्लो के थ्रू. और ये संभव किससे हुआ है? इन्हीं रूट्स की वजह से. बहुत सारे जो ट्रेड सेंटर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं वो भी यहीं से शुरू होते हैं. अब हम आते हैं अपने सेकंड पेज पर. Archaeological evidences have shown that trade and commerce was the base of the economy of ancient India. जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उन्होंने क्या शो किया है कि जो ट्रेड और कॉमर्स है वो बेस है किसका? भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था का. जो ट्रेड है वो मेनली किससे कैरी किया गया है? वाटर और लैंड से. जो सिविलाइजेशंस हैं लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैज़ एस्टेब्लिश्ड, इनका स्थापन कैसे हुआ है? कॉमर्शियल कनेक्शंस के थ्रू. किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ. और इनमें जो व्यापार हुआ है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स वगैरह का हुआ है. The period was marked by substantial commercial activities and urban development. ये जो पीरियड रहा है ये मार्क किया गया है substantial commercial activities और urban development के द्वारा. There were some trade regulations. कुछ ट्रेड रेगुलेशंस भी रहे हैं जो कि अलग अलग कॉइन्स के टाइप्स और जो वेइंग प्रैक्टिसेस हैं उन पर भी आधारित है. उसके बाद कुछ कॉमन एक्सेप्टेबल वेट्स और मीजर्स भी डेवलप किए गए हैं. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, यानी स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम. विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ की प्रोग्रेस के साथ जो आगे के डेवलपमेंट हैं वो इस तरह से हुए हैं. द फर्स्ट वन इज मेटल कॉइन जो है वो कॉमन मीडियम बन गया है एक्सचेंज का. सेकेंड वन इज़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक हिंदुइज एंड चिट्ठी वर यूज्ड, इनका इस्तेमाल हुआ है
क्रेडिट को बाय और सेल करने पर। थर्ड वन इज़ जो हुंडी हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं और हुंडी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वॉल्व हुई हैं जिसमें मनी के पेमेंट की वारंटी भी शामिल है और ये इंडिकेट करती है अनकंडीशनल प्रॉमिस को। कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड निगोशिएशन, और ये संभव किससे है, इसका ट्रांसफरेशन होता है वैलिड निगोशिएशंस के थ्रू। एंड द थर्ड वन इज अलग अलग टाइप की जो हुंडीज़ हैं उनका इस्तेमाल हुआ है इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा। उनके बारे में आपको आगे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। नेम ऑफ हुंडी, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ हुंडी। द फर्स्ट वन इज़ धानी जोग। क्लासिफिकेशन हुआ है दर्शनी में और फंक्शंस हैं इसके कि ये किसी भी पर्सन को पेएबल है और इट इज़ पेएबल टू एनी पर्सन। ये किसी भी पर्सन के लिए पेएबल है, इसमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं है जो भी इस पेमेंट को रिसीव करता है। द सेकेंड वन इज़ सहजोग। इसका क्लासिफिकेशन भी दर्शनी में है और इसके फंक्शन है कि ये पेएबल है किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही, और जो लाइबिलिटी है ओवर हु रिसीव्ड, जो भी पर्सन इस पेमेंट को रिसीव करेगा उसके ऊपर। द थर्ड वन इज़ फरमानजो। इसका क्लासिफिकेशन भी दर्शनी में हुआ है। ये जो हुंडी है ये बनाई गई है ऑर्डर को पे करने के लिए। फोर्थ वन इज़ देखन हार। इसका क्लासिफिकेशन भी दर्शनी में भी हुआ है और ये पेएबल है प्रेजेंटर या बियरर को। फिफ्थ वन इज़ धानी जोग। इसका क्लासिफिकेशन हुआ है मुदत्ती में और इसका फंक्शन है कि ये पेएबल है ओवर अ फिक्स्ड पीरियड टू एनी पर्सन, और इस पे जो पर्सन इसे रिसीव करता है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। द सिक्स्थ वन इज़ फरमान जोग और इसका क्लासिफिकेशन भी मुदत्ती में हुआ है। इसका फंक्शन है कि ये हुंडी पेएबल है ऑर्डर करने पर, वो भी फॉलोइंग फिक्स टर्म में। द सेवन्थ वन इज़ जोखमी और इसका क्लासिफिकेशन भी मुदत्ती में हुआ है। इसका फंक्शन है ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स। जो आर्टिकल्स डिस्पैच हो चुके हैं उनके अगेंस्ट ड्रॉ करने के लिए। अगर कोई गुड्स खो जाते हैं ट्रांजिट करने में तो जो होल्डर है वो ही उसकी कॉस्ट को बेयर करेगा और जो ड्रॉई है उस पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं डेवलपमेंट किसका, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का, और ये बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है किस पे, जो पीपल हैं बिगैन टू डिपॉजिट, जिन्होंने क्या करा है प्रीशियस मेटल्स को लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ में एक्ट करते हुए बैंकर्स के तौर पे या सेट्स के तौर पे डिपॉजिट करना शुरू किया है। द सेकेंड पॉइंट इज़ ये जो बैंकर्स हैं और जो सेट हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं मनी को सप्लाई करने के लिए और ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। द थर्ड वन इज़ जो इंडिजीनियस बैंक्स हैं वो एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, मनी लेंड करने में और डोमेस्टिक ट्रेड को फाइनेंस करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशंस है एनिमल्स का, वो भी सरप्लस को और सेविंग्स को जनरेट करने में इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो लोग हैं भारत के वर एबल टू रेज 2 और 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। इसी वजह से वो साल में 2 से 3 फसलें उगाने में समर्थ हो पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ in addition to agriculture by resorting to weaving, dyeing fabrics, making clay pots, sculpting, cottage industries, masonry, manufacturing, transport, cars, sports, etc., they were able to generate surplus for investment. In addition to agriculture के अतिरिक्त by resorting to weaving, resorting के द्वारा जो विविंग है, फैब्रिक्स को डाई करना है, क्ले पॉट्स को बनाना है, स्कल्पटिंग करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, मसनरी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट्स हैं, दे वर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। ये सब भी सरप्लस अमाउंट को जनरेट कर पाए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो डेवलपमेंट है कारखानास या वर्कशॉप्स का,
Here skilled artisans worked and converted raw materials into finished goods. यहाँ पर क्या किया गया है, जो skilled artisans हैं वो काम करते थे और वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे. जो फैमिली बेस्ड है अप्रेंटिसशिप सिस्टम में, उनका भी यहाँ पे प्रैक्टिसिंग करवाया जाता था ताकि उनकी जो आर्ट और स्किल है वो भी ट्रांसफ़र हो सके नेक्स्ट जनरेशन को. नेक्स्ट पॉइंट इज राइज ऑफ इंटरमीडियरीज. जो इंटरमीडियरीज हैं उन्होंने भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. किस चीज़ में? ट्रेड की प्रमोशन में. इसमें क्या शामिल है? कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेल के लिए और रिटेल ट्रेड. इन्होंने क्या किया है? ट्रेड को एक्सपांड करने में हेल्प की है और इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट जो है सिल्वर बुलियन का एशिया के अंदर और बहुत बड़ा जो शेयर है इंडिया के अंदर उसे भी ये कैरी करके लाए हैं. जो इंस्टीट्यूशंस हैं जगत सेठ के, इन्होंने भी क्या किया है? इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. किसके दौरान? मुग़ल पीरियड के दौरान और उन दिनों जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी. जो बैंकर्स हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज़ के तौर पे काम करना शुरू कर दिया है. और उन्होंने और भी क्या किया है? उन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है फॉरेन ट्रेड के ऊपर. जो इमर्जेंस हुआ है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और अवेलेबिलिटी का लोन्स के, उससे क्या इन्हांस किया है? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को. नेक्स्ट इंडिया जो है उसने क्या किया है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को एंजॉय किया है, जहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो एक्सीड किया है उसने इम्पोर्ट को. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है उससे भी बेनिफिट हुआ है. उससे बेनिफिट दिया है मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को. किसके साथ? एडिशनल कैपिटल फंड्स के साथ. किस चीज़ के लिए? एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए. द लास्ट पॉइंट इज़ उसके बाद जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं इन्होंने भी क्या किया है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के लोन्स को ट्रेडर्स को प्रोवाइड कराया है. द नेक्स्ट हेडिंग इज़ ट्रांसपोर्ट. लैंड और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये भी एंशिएंट टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं. द फर्स्ट हेडिंग इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट. रोड्स हैड अज्यूम्ड अ की रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. रोड्स ने क्या किया है? रोड्स ने ग्रोथ के पूरे प्रोसेस में की रोल अदा किया है. जो नॉर्दर्न रोडवेज रूट है हैड स्ट्रेंच्ड फ्रॉम बंगाल टू टैक्सिला. ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? बंगाल से टैक्सिला तक. देयर वर ऑल्सो सम ट्रेड रूट्स इन साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट. और वहाँ पर कुछ और भी दूसरे ट्रेड रूट्स हैं साउथ पे जो कि ईस्ट और वेस्ट में भी फैले हुए हैं. ट्रेड रूट्स वो वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी. और ये ट्रेड रूट्स जो हैं वो वाइड भी हैं और स्पीड और सेफ्टी के नज़रिए से सुटेबल भी हैं. वाटरवे ट्रांसपोर्ट. जो मैरिटाइम ट्रेड है वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड. ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट वे रहा है ग्लोबल ट्रेड का. मालाबार कोस्ट जो है ऑन विच जहाँ पर मुजिरिस जो कि सिचुएटेड है वो एक लॉन्ग हिस्ट्री है इंटरनेशनल ट्रेड की. पेपर जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं उसका ट्रेड भी हुआ है इस रूट के थ्रू. इट वॉज इन सर्च ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रूट. और ये एक ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर सर्च में रहा है जो इंडिया भारत के लिए फॉर स्पाइसेस, ताकि यहाँ पर मसालों का व्यापार हो सके. दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस. जिसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा कि अमेरिका की खोज हुई कोलंबस के द्वारा. कैलिकट कोस्ट जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा है. दैट वाज इवन विजिटेड कि यहाँ पर चाइनीज़ शिप्स भी विजिट हुए हैं. क्या करने के लिए? अक्वायर करने के लिए. किस चीज़ को? एसेंशियल आइटम्स को. कहाँ से? मिडिल ईस्ट से. और इसके साथ साथ पेपर, डायमंड्स, पर्ल्स और कॉटन को भी इंडिया से प्राप्त करने के लिए. कोरोमंडल कोस्ट पर जो पुलिकाट है वो एक मेजर पोर्ट है. टेक्सटाइल जो है
वॉज द मेजर एक्सपोर्ट, वो मेजर एक्सपोर्ट रहा है कहाँ से, पुलिकट से साउथ ईस्ट एशिया को। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, अलग अलग पार्ट्स जो हैं इंडिया के, डिफरेंट कम्युनिटीज़ डोमिनेट करती हैं वहाँ पर ट्रेड को। द फर्स्ट पॉइंट इज़, जो नॉर्दर्न रीजन है, पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेस को हैंडल किया है। वेस्टर्न इंडिया में जो महाजन्स हैं उन्होंने ट्रेड को मैनेज किया है। साउथ चेतियार्स वो इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स रहे हैं। और जो स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, भट्स, इन्होंने भी क्या किया है, ट्रेड को मैनेज किया है। अर्बन सेंटर्स में जो महाजन कम्युनिटीज़ रही हैं, इन्होंने अपने चीफ को, जिसे इन्होंने नगर सेठ कहा है, उनके तौर पे रिप्रेजेंट किया है। जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिव रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, जैसे कि हाकिम वैद, फिजिशियंस जिन्हें कहते हैं, वकील यानी लॉयर, पंडित और मुल्लाज यानी टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। Next heading is merchant corporations. To protect the interests of traders, some corporations were formed. ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कॉरपोरेशंस का निर्माण हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस को मेंबरशिप के जो कि थे उन्हें फॉर्म किया, कोड ऑफ कंडक्ट्स का निर्माण किया, विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट, जिनके लिए सिर्फ किंग्स को ये बताया गया कि उन्हें एक्सेप्ट करना है और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, और ट्रेडर्स को यहाँ पे क्या करना होता था, हैड टू पे, उन्हें ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ को पे करना होता था, किस पर, इम्पोर्टेड गुड्स पर, ट्रेड पर, इंडस्ट्री टैक्सेस पर। वो ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स हुआ करता था। जो कस्टम ड्यूटीज़ रही हैं वो भी अलग अलग रही हैं, कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग, टैरिफ्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रही हैं। जो प्रोविंसेस रहे हैं वो प्रोविंस टू प्रोविंस भी अलग अलग रही हैं। जो फेरी टैक्स रहा है वो अनदर सोर्स था किसका, इनकम जनरेशन का। इट हैड टू बी पेड फॉर पैसेंजर्स, जो कि पैसेंजर्स के लिए पे किया गया, गुड्स के लिए पे किया गया, कैटल और कार्ट्स के लिए भी पे किया गया। लोकल बॉडीज़ जो हैं ये टैक्स रिसीव करती थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गिल्ड। गिल्ड मतलब हेड ऑफ महाजन्स। ये क्या करते थे, ये डायरेक्टली किंग से या टैक्स कलेक्टर से डायरेक्टली जो है डील करते थे। एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मर्चेंट्स, और जो मार्केट टोल होते हैं उन्हें वो सारे मर्चेंट्स की तरफ से सेटल करते थे। जो गिल्ड मर्चेंट्स थे ऑल्सो एक्टेड एज कस्टोडियन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट, ये रिलीजियस इंटरेस्ट के कस्टोडियन के तौर पे भी एक्ट करते थे। दे अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स, और ये इस तरह के कार्य भी करते थे जैसे कि टेम्पल्स की बिल्डिंग्स को बिल्ड कराना, डोनेशंस को करवाना, कैसे, टैक्सेस को लगा करके, किन पर, उनके मेंबर्स पर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे उन्होंने भी सोसाइटी में पावर गेन किया। नेक्स्ट हेडिंग इज़ मेजर ट्रेड सेंटर्स, यानी जो बृहत व्यापार केंद्र रहे हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। द फॉलोइंग वर द लीडिंग ट्रेड सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया। आगे आपको जो बताए जा रहे हैं ये कुछ लीडिंग ट्रेड सेंटर्स रहे हैं प्राचीन भारत के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ कॉमर्शियल टाउन, ये सिर्फ एक कॉमर्शियल टाउन ही नहीं रहा है बल्कि एक मेजर सेंटर भी रहा है स्टोन्स की एक्सपोर्ट के लिए। सेकेंड वन इज़ पेशावर, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर रहा है वूल के लिए और हॉर्स को इम्पोर्ट करने के लिए। इट हैड ह्यूज कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं इंडिया, चाइना और रोम के बीच में। द नेक्स्ट वन इज़ तक्षशिला, ये एक मेजर सेंटर रहा है किसका, लैंड रूट का, किसके बीच में, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक्स,
और ये फाइनेंशियल और कॉमर्शियल बैंक्स की सिटी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लेस है जो कि किसका है, बुद्धिस्ट सेंटर का, उनके ज्ञान के लिए। ये जो फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो भी यहीं पर निर्मित है। द नेक्स्ट वन इज इंद्रप्रस्थ। ये कॉमर्शियल जंक्शन रहा है रॉयल रोड पर, जहाँ पर जो मोस्ट रूट्स हैं वो लीड कर रहे हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ की तरफ, जो कि कन्वर्ज्ड है। द नेक्स्ट वन इज़ मथुरा। ये एक एम्पोरियम रहा है ट्रेड का। बहुत सारे जो रूट्स हैं साउथ इंडिया से वो टच्ड हैं मथुरा और ब्रोच में। द नेक्स्ट वन इज़ वाराणसी। इट grew as major center of textile industry and became famous for beautiful gold silk cloth and sandalwood workmanship. It had link with Takshila and Bharuch. वाराणसी जो है ये एक मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पे सामने आया, इसने वृद्धि की और ये एक प्रसिद्ध एंड बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो गया किसके लिए, ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ के लिए, सैंडलवुड वर्कमैनशिप के लिए। और इट हैड लिंक, इसका लिंक किसके साथ है, तक्षशिला और भारुच के साथ है। नेक्स्ट मिथिला। मिथिला जो है स्टैब्लिश्ड, इसने क्या स्टैब्लिश किया है, ट्रेडिंग कॉलोनीज़ को, कहाँ पर, साउथ चाइना में, स्पेशली यूनान में। नेक्स्ट उज्जैन। अगेट कार्नेलियन, मुस्लिन एंड मैलो क्लॉथ जो हैं वो एक्सपोर्ट हुए हैं कहाँ से, उज्जैन से, कहाँ के लिए, अलग अलग सेंटर्स को। नेक्स्ट इज सूरत। टेक्सटाइल जो है सूरत का वो फेमस रहा है उनके गोल्ड बॉर्डर यानी जरी के लिए। सूरत की जो हुंडीज़ हैं पर ऑनर्ड, उन्हें ऑनर किया गया है काफ़ी दूर दूर की मार्केट्स में भी, इजिप्ट और ईरान जैसे कि। नेक्स्ट इज कांची। यहाँ पे जो चाइनीज़ हैं वो फॉरेन शिप्स के लिए, फॉरेन शिप्स में पर्ल्स, ग्लास और रॉ स्टोन्स को परचेज करने के लिए आते थे एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क, और बदले में वो यहाँ पर गोल्ड और सिल्क को भी सेल कर देते थे। नेक्स्ट इज मदुरा। ये कैपिटल रही है पांड्याज की और इसने क्या किया है, फॉरेन मर्चेंट्स को, पर्टिकुलरली रोमन्स को अट्रैक्ट भी किया है ओवरसीज ट्रेड को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट इज कावेरी पट्टा। इसे हम कावेरी पट्टनम भी कहते हैं और इट वॉज साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन। अपने कंस्ट्रक्शन में तो ये साइंटिफिक रहा है एज सिटी प्रोवाइडेड, क्योंकि ये जो सिटी है वो क्या प्रोवाइड करती है, लोडिंग अनलोडिंग और स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ की ने मर्चेंडाइज की। इट वॉज अ सेंटर ऑफ ट्रेड। ये सेंटर रहा है किस चीज़ की, ट्रेडिंग का, परफ्यूम्स का, कॉस्मेटिक का, सेंट्स का, सिल्क का, वूल का, कॉटन का, कोरल्स का, पर्ल्स का, गोल्ड का एंड प्रेशियस स्टोन्स का। The next one is Tamralipti. It was one of the greatest port connected both by sea and land. ये सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक रहा है जो कि कनेक्टेड है दोनों साइड से, सी से भी और लैंड से भी, वेस्ट और दूर ईस्ट की तरफ से, और ये लिंक्ड है रोड से, जो कि रोड बनारस और तक्षशिला को जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। मेजर एक्सपोर्ट में शामिल हैं स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट्स जो कि एनिमल्स रहते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि हाइड्स, पिन्स, फर्स, हॉर्न्स, टॉर्टॉइस शेल्स, पर्ल्स, सफायर, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल्स, लैपिस लाजुली, ग्रेनाइट्स, टर्कॉइज और कॉपर एक्सेट्रा। जो मेजर इंपोर्ट्स हैं उनमें शामिल हैं हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लीड, रूबीज, कोरल, ग्लास, एम्बर एक्सेट्रा। The next heading is position of Indian subcontinent in world economy. Between 1st and 7th centuries, India was largest economy of the ancient and medieval world. भारत जो है वो सबसे बड़ा इकोनॉमी रहा है किसका, एंशियंट और मेडिवल वर्ल्ड का, यानी प्राचीन और मध्ययुगीन संसार का। कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 and 1/4 of the world's wealth,
जो कि कंट्रोल करते हुए किस चीज़ को, वर्ल्ड की वेल्थ के 1/3 और 1/4 पार्ट को। द कंट्री वॉज रेफर्ड एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णदीप इन राइटिंग्स ऑफ मेनी ट्रैवलर्स। बहुत सारे ट्रैवलर्स की राइटिंग्स में इस कंट्री को स्वर्ण भूमि या स्वर्णदीप के नाम से भी जाना जाता है। The pre-colonial period in Indian history was an age of prosperity of Indian economy and made the Europeans embark great voyage of discovery. जो प्री कॉलोनियल पीरियड रहा है किस पर इंडियन हिस्ट्री में, वो एक एज रही है किस चीज़ की, इंडियन इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी की, और उससे क्या किया है, यूरोपियंस को क्या बनाया है, एम्बार्क ग्रेट वॉयज किसका, डिस्कवरी का। They soon realized the reward of trade in exchange of gold and silver. और उन्होंने जल्द ही क्या रियलाइज़ किया, रिवॉर्ड को, किस चीज़ की, ट्रेड की, किस पर, गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंजमेंट में। Despite growing commercial sector, India was far behind Western Europe in technology. कॉमर्शियल सेक्टर को भारत में ग्रो करने के बावजूद इसके पीछे जो वेस्टर्न यूरोप रहा है वो भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा है, इनोवेशंस और आइडियाज़ भी मिले हैं। ये हुआ किसकी वजह से है, इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉजिंग लैक ऑफ फ्रीडम। जो कंट्रोल बढ़ा है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका कारण क्या रहा है, लैक ऑफ फ्रीडम। नो अकरेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, कोई भी घटना नहीं घटी है एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। लिमिटेड रीच रही है एजुकेशन की, किस पर, लोगों पर। ऑल दिस मेड इंडिया कंट्री विच वॉज प्रॉस्परस बट विद पीपल हु वर पुअर। इन सब की वजह से इंडिया क्या बन गई है, प्रॉस्परस बन गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के साथ। जो ब्रिटिश एम्पायर है उससे क्या किया है, began to take roots in India in the mid 18th century. उसने भारत में जो जड़ें हैं 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्हें हिलाना शुरू किया है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे क्या किया है, उससे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया है। कैसे, हमारे प्रोविंसेस के द्वारा, क्या करके, रॉ मटेरियल्स लाइक स्पाइसेस एंड गुड्स को परचेज करके। दिस लीड टू स्टॉप ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिससे जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो था वो रुक गया है। दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकॉनमी फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स टू द एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड बायर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये जो चेंज है कंडीशन में किसकी, इंडियन इकॉनमी की। कैसे, फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर, एक एक्सपोर्टर बनने से, किसका, प्रोसेस्ड गुड्स का, से एक्सपोर्टर बन गया है रॉ मटेरियल्स का, और बायर्स, जो कि बायर्स रहे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी स्टार्टेड व्हेन इंडिया स्टार्टेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रोसेस रहा है रीबिल्डिंग का, किसकी रीबिल्डिंग, इकोनॉमी की, वो स्टार्ट हो गई है जब भारत जो है उसने सेंट्रलाइज्ड होने की प्लानिंग शुरू की है। फर्स्ट पॉइंट इज, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा है वो इम्प्लीमेंट हुआ है 1952 में। ड्यू इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। जो इम्पोर्टेंस रही है वॉज गिवन टू इस्टेब्लिशमेंट, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसका, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का। सेकेंड पॉइंट इज़, इन एफर्ट्स के बावजूद जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है वो डेवलप नहीं हो पाई है बहुत तेज़ी के साथ, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर पूंजी का निर्माण नहीं हो पाया है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा खर्च भी बढ़ गया है डिफेंस और inadequate infrastructure पर। As a result, India relied heavily on borrowings from foreign sources and finally agreed to economic liberalization in 1991. As a result हुआ क्या है, इंडिया ने रिलाई किया है हैवली किस पर, बोरोइंग्स पर, किससे, फॉरेन सोर्सेज से, और फाइनली एग्री हुआ है किस चीज़ से, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से।
कब? 1991 में। जो इंडियन इकॉनमी रही है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ रही है वर्ल्ड में। जो राइजिंग इनकम्स हैं, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन है और जो यंगर पॉपुलेशन है, इस सब ने क्या इंश्योर किया है? ग्रोथ को। कब तक के लिए? आने वाले डिकेड्स के लिए। जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं वो भी पहचान में आए हैं, विच आर लाइकली टू ग्रो एट रैपिड पेस वर्ल्ड ओवर, जो कि पूरे संसार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। जो रिसेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, रोल आउट जो रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, यानी FTP 2015-20, ये सब भी एक्सपेक्ट किया गया है इकॉनमी को हेल्प करने के लिए। किसके टर्म में? एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस के टर्म पे। मेक इन इंडिया जो है एक इनिशिएटिव रहा है जो कि लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 सितंबर 2014 को। किस लिए? इनकरेज करने के लिए। किस चीज़ को? नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? अपने प्रोडक्ट्स को भारत में ही। जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, वो रहे हैं जॉब क्रिएशन और स्किल एनहांसमेंट। कहाँ पर? 25 सेक्टर्स में। किसकी? इकोनॉमी के, जो कि आगे आपको बताए जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, pharmaceuticals, port and shipping, railway, renewable energy, roads and highways, space and astronomy, textiles and garments, thermal power, tourism and hospitality, wellness.